हमारा टॉपिक है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लो। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमारा जो चैप्टर है वो हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन में हमारा एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड रहता है और दूसरा जो फैक्टर है वो है वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में जब भी हम प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की बात करते हैं तो वो जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वो होता है वेरिएबल फैक्टर की वजह से, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड रहता है। तो इसीलिए शॉर्ट रन में जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ फैक्टर। अब वैसे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने 3 स्टेज हमने स्टडी की थी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो जो भी पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, इसका मतलब है इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस स्टेज की कि जब भी हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं 1 by 1, इनिशियली हमारा एमपी इंक्रीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते जाते हैं 1 by 1, तो हमारी सेकेंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो हमारा टॉपिक है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मींस क्या हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर को रोक सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मींस जो हमारी सेकंड स्टेज है, क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एमपी हमारा डिक्रीज ना हो? जो टीपी है वो हमेशा इंक्रीज हो विद इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो कुछ सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल है, कुछ टाइम के लिए जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है, जब हमारा एमपी डिक्रीज होता है तो कुछ टाइम के लिए हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेज इट मस्ट कम। तो इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कि कुछ और टाइम के लिए हमारा एमपी इंक्रीज होता रहे, डिक्रीज ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एमपी डिक्रीज ना हो। तो कुछ टाइम के लिए हम इस स्टेज को, सेकेंड स्टेज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं when there is improvement in technology। अगर टेक्निक इंप्रूव हो जाए, जो मशीनें हम यूज कर रहे हैं वो और एडवांस हमारे पास आ जाए, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि एमपी थोड़ा और टाइम के लिए इंक्रीज होता रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो स्टेज आती जरूर है। तो अगर हमारी जो टेक्निक है जो हम यूज कर रहे हैं वो अगर एडवांस हम यूज करना शुरू कर दें,
तो हमारा एमपी थोड़े और टाइम के लिए इंक्रीज होता रहेगा, डिमिनिश होना शुरू करेगा कुछ टाइम बाद। तो एक तो ये सिचुएशन है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, जितनी फूड ग्रेन्स की डिमांड थी हमारी कंट्री में, सप्लाई उससे कम थी। लेकिन 1966-67 में हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज शुरू हुआ, क्योंकि हमने HYV टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया। एडवांस टेक्निक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज की और हमारा जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ये स्टेज आएगी ही नहीं। एडवांस टेक्निक का यूज करके हम इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, जो हमारी मशीन है, उसकी कैपेसिटी है कि वो टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन की कैपेसिटी है 1 to 1000 कि 1 से लेके 1000 यूनिट्स तक मैक्सिमम उस मशीन का यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर जो ये मशीन हमने यूज की है, अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर हमें 1000 से ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम एक मशीन से नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो अब अगर और प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है तो हमें सेकंड मशीन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट है। तो जो लो है इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, अगर जो मशीन है जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर फिक्स्ड फैक्टर, कि अगर इसका कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए कि उसी मशीन से हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। एक्चुअल में बहुत रेयर है कि ऐसी सिचुएशन हो। तो जो सेकंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये हमेशा आती है। हम उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं अगर हम एडवांस टेक्निक का यूज करें तो। TP and MP, total product and marginal product. Total product means कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ जितना भी हम वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं, उन सभी वेरिएबल फैक्टर ने जितना भी प्रोडक्शन किया है टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशनल, कि अगर एक मशीन के साथ एक वर्कर है तो फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन 2 है तो उसी एक मशीन के साथ अगर हम सेकंड लेबर को कंबाइन कर दें तो मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एक लेबर का प्रोडक्शन कितना है 2। अब लेबर हो गए 2, एक पहले था एक हमने और कंबाइन कर दिया, तो सेकंड लेबर के लगाने से प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, एक लेबर के लगाने से 3। लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितना है, जब एक लेबर था तो 2 और 2 लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया 5। तो ये हमारा है एडिशनल, मींस एक एक और लेबर हम जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो एडिशनल लेबर की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, चेंजिंग टीपी। तो हमारा क्वेश्चन है टीपी एंड एमपी मस्ट बी डिक्लाइनिंग। Must be declining in a situation of diminishing return.
आप अपने आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। टीपी एंड एमपी must be declining in a situation of diminishing return to a factor. तो क्या ऐसा है? तो आपको ये देखना है कि डिमिनिशिंग रिटर्न में हमारा जो एमपी है वो डिक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो टीपी है वो सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न में जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट। तो ये जो स्टेटमेंट है टीपी एंड एमपी मस्ट बी डिक्लाइन, ये हमारी क्या है? फोर्स। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो जो भी आपका शेड्यूल है, डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और साथ में रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हम यही कहेंगे टीपी एंड एमपी must be declining in a situation of diminishing return to a factor. It is a false statement. रीजन क्या है? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न में जो हमारा एमपी है वो डिक्रीज होता है, लेकिन जो टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा डिक्रीज नहीं होता, वो हमारा इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रिटर्न से। जो उसकी रेट है वो डिक्रीजिंग है लेकिन वो इंक्रीज होता है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्रोडक्ट टीपी must be decreasing, TP must be decreasing in a situation of increasing return to a factor. TP must be decreasing in a situation of increasing return to a factor. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, क्योंकि increasing return to a factor is the situation in which MP increases and TP also increases at increasing rate. तो ऐसे जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, आपको अपने शेड्यूल डायग्राम का यूज करना है और उसके बेस पे आपको आंसर देना है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टीपी मस्ट बी डिक्रीजिंग इन अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, तो भी ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न में, डिक्रीजिंग रिटर्न में भी हमारा जो टीपी है वो हमारा इंक्रीज होता है बट विद डिमिनिशिंग रेट। अब ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमपी cuts AP from its top, is it correct statement or not? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं, शेड्यूल आप बना सकते हैं। एमपी और एपी के बारे में हमसे पूछा है, तो एमपी और एपी हम डायग्राम का यूज कर लेते हैं। एमपी हमारा है इनवर्स यू शेप का, यू है बट इनवर्स यू एमपी, क्योंकि पहले हमारा एमपी इंक्रीज होता है फिर हमारा डिक्रीज, यहाँ पे जीरो और ये नेगेटिव, तो ये हमारा है कर्व एमपी का। हमारा जो एपी है वो शुरू यहीं से होगा, एमपी से इंक्रीज होगा और फिर यहाँ ये हमारा क्या है एपी।
अब हमारा क्वेश्चन है एमपी, ये एमपी है, एमपी कर्व कट्स एपी। क्या सबसे पहले देखते हैं क्या जो एमपी कर्व है एपी को कट कर रहा है। तो एमपी कर्व एपी को कट कर रहा है इस पॉइंट से फ्रॉम इट्स टॉप। तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो एपी है वो हमेशा हमारा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एपी। वो एपी का हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे एमपी एपी को कट करता है, क्योंकि when AP increases MP is greater than AP। उसके बाद यहां पे इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। इस पॉइंट पे MP इक्वल टू AP और इस पॉइंट के बाद AP starts decreasing and MP is less than AP। इस पॉइंट से पहले MP AP से ज्यादा है। जब AP इंक्रीज होता है तो MP is greater than AP, इसीलिए जो MP है वो AP को हाईएस्ट पॉइंट से कट करता है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले MP AP से ग्रेटर है और इस पॉइंट के बाद MP is less than AP। Increase in TP, increase in total product, always follows increase in MP, increase in TP, always follows increase in MP। क्या ऐसा ये जो सिचुएशन है ये करेक्ट है? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमारा MP इंक्रीज होता है, TP भी हमारा इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमारा MP डिक्रीज होता है लेकिन TP इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन फिर भी हमारा TP इंक्रीज होता है। और इसमें कुछ लिखा नहीं है कि TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से, तो इसीलिए हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Increase in TP always follows increase in MP. It is not correct because TP increases even when MP is decreasing. MP decreases. ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए TP must increase, TP must increase even when MP increases or MP decreases। क्या जो हमारा TP है वो इंक्रीज होता है, चाहे MP इंक्रीज हो चाहे MP डिक्रीज हो, चाहे सिचुएशन हो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर या सिचुएशन हो डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है जो TP है वो हमारा फर्स्ट स्टेज में भी इंक्रीज होता है और जब डिमिनिशिंग रिटर्न है MP हमारा डिक्रीज हो रहा है तो भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। TP is maximum, TP हमारा मैक्सिमम कब है? When MP equal to 0।
तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो हम कहेंगे यस, टीपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी इज 0, क्योंकि जो हमारा एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट है, इट इज द रेट ऑफ टीपी। जो भी टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट, वो डिपेंड करता है एमपी पे। तो जब हमारा एमपी 0 है तो हमारे टीपी में कोई चेंज नहीं होता, टीपी की जो वैल्यू पहले थी सेम वही वैल्यू हमारी रहती है। और इसके बाद हमारा जो एमपी है वो 0 के बाद नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए व्हेन एमपी इक्वल टू 0 टीपी इज मैक्सिमम। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए एमपी may be negative but AP cannot be negative, तो इसमें आप डायग्राम के भी यूज कर सकते हैं, शेड्यूल भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। हमने प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसमें भी हमने किया था कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एमपी हमारा है एडिशनल प्रोडक्शन कि एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ, एक मशीन के साथ हम जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हो सकता है कि लेबर इतना एक्सेस हो जाए, जरूरत से ज्यादा हम लेबर को यूज कर लें, कि जो एक एडिशनल लेबर के लगाने से कोई भी प्रोडक्शन, हमारा जो एडिशनल जो प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाए, इंक्रीज होने की बजाय नेगेटिव हो जाए। क्योंकि अगर एक मशीन के साथ 4 लेबर की जरूरत है और उसी के साथ अगर हम कहें कि हम 15 लेबर लगा दें, तो जो मशीन है उसका इतना ज्यादा एक्सेस यूज हो जाएगा, इतना पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, लोग हेल्प करने की बजाय एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो हमारा एमपी एडिशनल जो प्रोडक्शन है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है। मींस अगर हम जो एक्स्ट्रा लेबर हमने लगाया है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हमारा एमपी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है दोबारा, या टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज होने की बजाय। लेकिन हमारा जो एमपी है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। एपी तभी हमारा 0 या नेगेटिव होगा जब हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एमपी हमारा 0 या नेगेटिव हो सकता है बट एपी कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई भी एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर है, इफ एन इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर can he avoid the occurrence of, can an intelligent producer avoid the occurrence of diminishing return to a factor? क्या जो हमारी सेकंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, क्या उसको अवॉइड